हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, अभी पैरामेडिकल का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरते समय जो लगेंगे और कुछ ऐसी गलतियां जो आप फॉर्म भरते समय ना करें, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। CEN नंबर 04/2024 है इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है। और इससे पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 17 अगस्त से 2024 से और ये 16 सितंबर तक रहेगा। इसको फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 17 तारीख को जो है इसका फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप उसका एक वीडियो में लेके आऊँगा, जिससे आपको ईजिली पता चले कि फॉर्म इसका कैसे भरना है। तो अभी इसमें आपको आगे ले चलते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज़ और है कि मॉडिफिकेशन का विंडो भी दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन करने का डेट दिया है, जिसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कोई जो आप डिटेल भरें। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से चीज़ें आप मॉडिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आप पता चला भरते समय आपने कोई गलती कर दिया तो फिर आगे वो चेंज नहीं हो पाएगा दोबारा। तो ये मैं अभी आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। ये आपने सारा देख ही लिया होगा किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी चाहिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसमें एक चीज़ और बता दूं, अपर एज लिमिट का जो दिया हुआ है इसमें 3 साल बढ़ा दिया गया है। कोरोना की वजह से एक बार के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें क्या था कि बहुत से लोग जो है जिनकी वैकेंसी नहीं आने की वजह से काफ़ी समय से अपर एज लिमिट जिनकी ख़त्म हो रही थी, तो ये एक तरह का सरकार की तरफ से कोरोना को देखते हुए 3 साल का एक छूट दिया गया है एज में। ये हो गया। अब पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिन लोग का भी कैंडिडेट्स का जो फाइनल रिजल्ट्स जो वेटिंग में है, जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका जो फाइनल रिजल्ट है, अगर नहीं आया है तो वो जब तक ये फॉर्म का लास्ट डेट आएगा तब तक नहीं आता है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये एक चीज़ तो कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। अभी उसके बाद जो है आपका अपर एज लिमिट जो है बताया दिया हमने कि वो उसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि जिन लोग भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट का। वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है अपना। अगर लेकिन इसमें ये बताया गया कि अगर इससे पहले जो वैकेंसीज आई हैं रेलवे की, अगर उसमें किसी ने फॉर्म अपना भरा है तो उनको दोबारा क्रिएट एन अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पुराना क्रेडेंशियल्स जो भी है उनका यूज़र नेम पासवर्ड उसके थ्रू वो लॉगिन करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहरहाल अगर किसी ने जिसने अप्लाई नहीं किया है तो उनको क्रिएट एन अकाउंट पर जाना पड़ेगा और अपना क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं जब फॉर्म फिलअप करने का वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ध्यान देना है अपना फॉर्म डिटेल जो भी है डालने में, क्योंकि उस समय यहाँ देखा डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट, जो उसमें आप डिटेल डाल देंगे इंक्लूडिंग जो कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ भी, तो वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगा आगे कोई भी स्टेज पे आगे चल करके। तो इस बात का काफ़ी ध्यान देना है आपको फॉर्म भरते समय। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको कि मॉडिफिकेशन का चार्ज भी लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 250 रुपये लगेंगे। जितनी बार आप मॉडिफाई करेंगे फॉर्म को उतनी बार 250 रुपये आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। अगर किसी तरह का आपको कोई गलती हो जाता है और मॉडिफाई करते हैं फॉर्म तो 250 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, देख सकते हैं इस पॉइंट में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। फ्रेंड्स, आपको बोर्ड अपना चूज़ करते समय काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्ड आप चूज़ करेंगे आपको अपॉइंटमेंट उस वहीं पे मिलेगा, आपको वहीं पे ड्यूटी करनी होगी। तो जिस भी बोर्ड से आप भरेंगे उसके बाकायदा आप उस बारे में सोच लें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि शुरू के 5 से 10 साल तक जो है आपका सर्विस जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे तो वो कभी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है कि चेंज करने का ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर चेंज भी होता है तो शुरू के 5 से 10 साल तक वो चेंज नहीं करेंगे, उसके बाद ही चेंज हो सकता है। तो इस मतलब चक्कर में आप ना रहें कि मतलब आगे चल के मैं अपना ट्रांसफ़र कहीं करा लूँगा जल्दी आइए, इस तरह का कुछ भी। आप 5 से 10 साल तक अपने सर्विस आपको वहीं देनी है, तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के अपने रेलवे बोर्ड को प्राथमिकता देते हुए चूज़ करेंगे कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। SC और ST कैंडिडेट के लिए एक जो फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी जो दे रहा है गवर्नमेंट, उसके रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, आप जो है इस पॉइंट पे दिया हुआ है 1.16 पे कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि SC ST का जो ऑन रिक्वेस्ट आप मतलब जो ऑन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी टाइम पे वो पूछा जाएगा वहाँ पे, तो आपको ये डिटेल डालना है कि अगर आपको फ्री
ट्रैवल का, क्योंकि इसमें फ्री स्लीपर क्लास का रेलवे पास मिलेगा आपको। अगर जो भी मेडिकल होगा, जब CBT होगा, DV होगा, मेडिकल जितनी बार बुलाएगा रेलवे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तब तक आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर SC ST जो भी कैंडिडेट हैं वो करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनको डालना, उसको प्रॉपर उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पहले ही बना के रखना है, उसको देना पड़ेगा आपको। और अपना जो रेलवे स्टेशन है वो प्रॉपर उसमें मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट नेम, नहीं तो बाद में रिजेक्ट हो सकता है उनका रिजर्वेशन। इस चीज़ का ध्यान देना है। और उनको SC and ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी शोन टू ऑथराइज। जब ये ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे भी इनको लेके जाना है, दिखाने के लिए कि हाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका ये आपका सर्टिफिकेट है, आप किसी तरह का कोई गलत डाटा नहीं प्रोड्यूस किए हैं रेलवे को। जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है वो तो सभी को पता ही है, उसी अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं एक बार आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा, आप देख सकते हैं, जैसे SC ST का तो 5 साल मिलता है, OBC अगर NCL में है, नॉन क्रीमी में, तो 3 साल मिलता है। बाकी जो भी हैं PWD हो गया, चाहे एक्स सर्विसमैन को जितनी मिलती है, ये सारा यहाँ पे नोट डाउन है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीस के बारे में भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जो सभी कैंडिडेट जिनका 500 लगेगा वो एक्सेप्ट कैटेगरीज, जो नीचे कैटेगरीज पॉइंट 2 में जो दिया गया, उनके अलावा जो भी कैटेगरी बचेंगे, जैसे मान लीजिए कि जनरल हो गए, EWS हो गए और OBC हो गए, तो इन लोग को जो है 500 का फ़ीस जमा करना है, जो कि उसमें रिफ़ंडेबल होगा। जब आप CBT अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी डिडक्शंस होंगे वो काट के फ़ीस जो है आपको रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली वीक और फीमेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर भी, इवन माइनॉरिटी और EBC का मतलब समझिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो गरीब छात्र जो भी हैं, जिनकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम है सालाना, उन लोग को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बाद में जा करके। इसलिए ये इसको अवेल करने से पहले आप इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही नहीं EBC डाल दीजिएगा जो है। तो ये इसमें 250 का फ़ीस लगेगा। इसमें भी जब CBT आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा फ़ीस जो है इसमें डिडक्शन के बाद। और रिफ़ंड तभी मिलेगा जब आप लोग CBT अटैम्प्ट करेंगे तभी। जो लोग CBT अटैम्प्ट नहीं करेंगे उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये तो पता ही होगा आपको, रेलवे का एग्ज़ाम अगर दिया होगा आप लोगों ने किसी ने भी। देखिए यहाँ 7.3 पॉइंट में साफ साफ लिखा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो होते हैं कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम, उनको एनुअल फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 50,000 कम होना चाहिए, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे EBC के लिए। तो उसके लिए आपको वैलिड इनकम का सर्टिफिकेट ये आपको डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा जो है। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स 8.1 पॉइंट में जो दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि दिस CN प्रोवाइड्स फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गया, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर में जो आता है उनके लिए इसमें ये छूट दे रही है, इस वैकेंसी में देते हैं जैसे गवर्नमेंट। लेकिन इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा देखिए ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट वही लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिकॉग्नाइज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, वही लोग इसका लाभ ले सकते हैं, SC ST एंड OBC का, NCL का। तो आपको जो आप ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आप बनवाएंगे का सर्टिफिकेट अभी से आप बनवा लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट बना के रख लें, क्योंकि ये फॉर्म उसी पे ही भरना है। स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है SC ST एंड OBC का जो का सर्टिफिकेट उस पर नहीं भरना है, सेंट्रल वाला जो होता है उस पर भरना है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान दें। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है फ्रेंड्स उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर है सिंगल स्टेज CBT होगा और वो 90 मिनट का होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का होगा पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सिंगल स्टेज CBT होगा इसमें, ठीक है। इसमें आप देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के, मतलब जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे जो आपका उसमें सब्जेक्ट है उससे जो है 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के, ये आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग और मैथ्स का मिला के 10 क्वेश्चन ये आएगा, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग पता ही है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, ये आपको पता ही हो गया। और उसके बाद जो है आप ये भी देख लीजिए कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होगा वो जनरल के लिए और EWS के लिए 40% होगा, OBC और SC के लिए 30% होगा, और ST के लिए 25% होगा। ये तो मिनिमम है,
जो लाना ही लाना है, अगर मतलब इन केस अगर मेरिट कम जाती है तो। लेकिन वैसे तो मेरिट कम जाएगी नहीं, सीट बहुत कम है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। और इसमें वैकेंसी जो है 1:1 ही कैंडिडेट बुलाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देते हुए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है रेलवे में। तो अब डॉक्यूमेंट से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, कि जो आप कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको बनवा लेना है, वो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीछे जो फ़ोटो बनवाएंगे तो बैकग्राउंड जो रहेगा वाइट रहना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है प्लेन बैकग्राउंड रहना चाहिए, वाइट वो भी पीछे। और इमेज जो है वो आप उससे जो है स्कैन कॉपी ले लेंगे, आप जो जहाँ भी आप बनवाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं उससे एक डिजिटल कॉपी आप उससे सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा, जिसका फॉर्मेट साइज़ जो है उसको 30 से 70 KB का करा लीजिएगा। आपको ग्लासेस वगैरह नहीं पहनने या कैप पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और उसकी जो है 12 कॉपी निकलवा के भी रख लीजिएगा उस फ़ोटो की, अगर इन केस आपका आगे जो भी जरूरत पड़ेगा तो वही सेम फ़ोटो आपको देना पड़ेगा आगे चल करके। और बाकी आप जो साइन करेंगे वो रनिंग आपका सिग्नेचर रहेगा, वो भी 30 से 70 KB का ही बना के आप स्कैन करा के रख लीजिएगा। और बाकी आपका SC/ST का सर्टिफिकेट, अगर आप जो है फ्री पास का ट्रैवल के लिए जो फ्री पास का अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे उसमें, तो ये आपको देना पड़ेगा, उस टाइम पे ही जमा करना पड़ेगा। ये अप टू 500 KB का ये PDF फॉर्मेट में आप बनवा के ये भी रख लीजिएगा। अगर आप खुद से भरते हैं तो, या नहीं भरते हैं आप CSC वगैरह भराते हैं या जिससे भी फॉर्म भरवाते हैं यहाँ पे, तो वो आपको कर देंगे, करके वो लगा देंगे। लेकिन फॉर्म अभी से आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह। फिजिकली वीक का भी जो कैंडिडेट है उनको भी अपना जो है पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटो लगेगा, जो है नॉर्मल जो ऊपर बताया मैंने वही सेम स्पेसिफिकेशन का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी लगेगा। ये ना कि वो पूरा फुल बॉडी का फ़ोटोग्राफ खिंचवा करके वो करें, लगाएं उसमें। तो ये सब चीज़ थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड्स। इस बात का आप ध्यान दें कि जो भी डिटेल आप क्रिएट एन अकाउंट में डालेंगे और आप जो भी RRB चूज़ करेंगे फॉर्म भरते समय, ये आपका मॉडिफाई नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, मैं ऊपर भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको कि फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म आपका ये चीज़ें जो है क्रिएट अकाउंट में जो आपने इवन कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाला होगा वो और आपका RRB चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत सोच समझ करके ही आप जो है करेंगे, है ना। और अगर उसके अलावा कोई भी चीज़ आप जब चेंज करेंगे, जो उसके अलावा जो भी चीज़ भरे होंगे, जब मैं फॉर्म भरने का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको पूरा साफ पता चल जाएगा क्रिएट एन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको जो एडिट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, उसको 250 रुपये आप फीस देंगे तब उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस बार का आप ध्यान दीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स ज़रूर से इसके रिगार्डिंग जो है। और यही था जो भी वीडियो में आपको दिखाना चाहता था। और आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ सारा सर्टिफिकेट्स का, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट्स बनवा लें। इसमें एक बार मैं आपको तो एग्जांपल के लिए मैं आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिखाता हूँ। और ये आपको बता भी देता हूँ कि इसमें जो है रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए, जो 3 साल का GNM का कोर्स किया हो उन्होंने, किसी भी भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी नर्सिंग का कॉलेज हो। और उसके अगर ये नहीं है तो उनके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो फुल नोटिफिकेशन से आप जो है देख करके उसके अकॉर्डिंग आप ये सारा अपना चेक कर लेंगे एक बार। जो है यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं जिनका भी जो है, जैसा कि आप देख लें। अब जैसे मान लीजिए कि डायलिसिस टेक्नीशियन का जाना है तो मान लीजिए उसमें BSc चाहिए प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस होना चाहिए उनके पास। और उसके अलावा अगर ये नहीं है तो उसको 2 साल का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेमोडायलिसिस का वर्क इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशन कहीं से जो होना चाहिए, प्रूफ भी उसमें देना पड़ेगा उनको। तो ऐसे सारा आप अपना देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को भरने का कोशिश करेंगे। और जो भी रेलवे वाइज वैकेंसीज है आप अपने फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ सर्टिफिकेट्स का। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए जो SC/ST का जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, ये ऐसा ही रहेगा जो बनवाएंगे। इंग्लिश में ये सारा लिखा रहता है। ये आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो आपको पता होगा कि जो आप स्टेट का जब आप बनवाते हैं SC/ST का या OBC का सर्टिफिकेट तो वो हिंदी में लिखा हुआ रहता है, और जब आप सेंट्रल का बनवाते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा रहता है, जैसे ऐसा रहता है। तो जब आप जाएंगे बनवाने CSC वालों को बोलेंगे या जहाँ से बनवाते हैं उनको बोलेंगे तो वो बनवा के दे देंगे। उसमें आपको लेकिन एक चीज़ है कि वो बना के देंगे, आपको काउंटर साइन कराने के लिए जाना पड़ेगा तहसील पे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है OBC का, ये उत्तर प्रदेश के लिए, UP के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, काउंटर साइन कराने जाना पड़ता है।
फॉर्मेट ओबीसी का एनसीएल का फॉर्मेट है ये देख सकते हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो है ओबीसी का। एनसीएल में आप आते हैं, इसका रिगार्डिंग जो है ये खुद से साइन करके देना पड़ेगा, नाम वगैरह रहता है। इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी बनवा के आपको रख लेना जो ईडब्ल्यूएस में जो भी होंगे पहले से ही। उनको भी ये सेल्फ डिक्लेरेशन का भी एक है। परफॉर्म फॉर पेपर एग्जामिनेशन फ़ीस ईबीसी वालों के लिए है ये, जो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ये अपना जो छूट करना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं उनके लिए है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का नहीं है, ये बनवाना पड़ेगा उन्हें, ये आप देख लीजिएगा। डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। तो ये था फ्रेंड्स, ये जो फिजिकली वीक वालों के लिए जो सर्टिफिकेट का परफॉर्म ये है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था, आपको इस वीडियो में जो जानकारी देना चाहता था होप मैंने आपको दे दिया। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। जैसे ही इसकी वीडियो आएगी फॉर्म फिलअप का आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाएगा और आपसे कोई गलती ना हो इस रिगार्डिंग फॉर्म भरने से रिलेटेड। तो होप आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।